नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस पे एक रिपोर्ट आई थी, एक ख़बर आई थी, उसका बड़ा तस्करा रहा गुज़िश्ता दिनों। आज उसी का एक और हिस्सा मंजर आम पर आया है और समझिए कि उस खबर की एक एक्सटेंशन हमारे सामने आई है। तो उस पर बात करने के लिए आज हमने आपसे मुखातिब होने का फ़ैसला किया। देखिए, जो अहमद नूरानी की पहली स्टोरी आई थी वो बहुत मकबूल हुई और हर जगह शेयर हुई, लेकिन मेरे ख्याल में जो आज की स्टोरी है ये उस स्टोरी से बड़ी स्टोरी है। पहली स्टोरी क्या थी और ये स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टोरी ये थी कि अहमद नूरानी साहब ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट फोकस है उसके हवाले से कुछ तहकीकात की थी और उस तहकीकात में किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। उन्होंने बस ये बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा असासाजात हैं, 99 कंपनियां हैं, अंदरून मुल्क भी बहुत सी कंपनियां हैं, और उनकी तरक्की और इन असासाजात के बढ़ने का तरीका ये हुआ कि जैसे जैसे उनकी फ़ौज में तरक्की होती रही, वो लेफ्टिनेंट कर्नल से जनरल मुशर्रफ के साथ लगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो तरक्की करते रहे लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक उनकी कंपनी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस उन्होंने किया। और इसमें सिर्फ इल्ज़ाम जो है वो जो ये असासाजात सिर्फ आसिम सलीम बाजवा साहब के नहीं थे, उनकी अहलिया के हवाले से, उनके भाइयों के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए गए थे। और वो जो रकम बनती थी वो पाकिस्तानी रुपयों में तो खैर बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन इस सारे में कोई इल्ज़ाम नहीं था। उस स्टोरी में बुनियादी तौर पे दो बातें थी। एक तो ये है कि ये इतने ज़्यादा असासाजात मौजूद हैं, इसका सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाहर की कंपनियों का मौजूद है, उसके लिंक लगे हुए हैं, अगर आप चाहें तो वो पेपर देख लें और वो अमेरिकन जो इदारे हैं उनकी वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। और दूसरा ये था, असासाजात के साथ साथ उनकी तरक्की का मामला था कि जैसे जैसे उनकी तरक्की होती गई फ़ौज में वैसे वैसे उनके असासाजात बढ़ते गए, लेकिन इस सारी स्टोरी में कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए गए। और इसके जवाब में हुआ ये कि ये ख़बर ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और आसिम सलीम बाजवा ने प्रेशर में आके फिर एक वजाहत जारी कर दी, जो कि बुनियादी तौर पे कुछ पेपर पे की, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने सामना नहीं किया। एक दो प्रोग्रामों में आए लेकिन वो कुछ बात अधूरी रह गई, कहीं टेलीफोन का कनेक्शन कट गया, कुछ कहते हैं फ़ोन काट दिया गया। तो बहरहाल उसके बाद वो वजाहत वज़ीर आज़म को पेश की गई और वज़ीर आज़म हैरत की बात यह है कि उस वजाहत से बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गए और उन्होंने ऐलान किया कि वो आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के जो नशरियात और इतलात के हवाले से वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं करेंगे, तो वो अपनी पोस्ट पे काम करना शुरू हो गए। अब जो नई स्टोरी आई है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उससे बड़ी स्टोरी है, इसलिए कि पहली स्टोरी में कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, अब इल्ज़ाम लगा है और इल्ज़ाम बहुत वाज़ेह है। इस स्टोरी के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा साहब की जो 99 कंपनियां हैं उनमें से 14 कंपनियां पाकिस्तान में थी और उन 14 कंपनियों में से सिर्फ 6 कंपनियां थीं जो SCCP में रजिस्टर्ड थीं। उसमें एक कंपनी इनके भाई के नाम थी और 5 कंपनियां इनके साहबजादे या साहबजादों के नाम थीं। अहमद नूरानी की आज की ख़बर के मुताबिक हुआ ये कि गुज़िश्ता ईद की जब छुट्टियां हुई और इस खबर की बहुत ज़्यादा शोहरत हुई, तो उसके बाद SCCP से ये रिकॉर्ड जो है गायब करवा दिया गया, जिसमें कंपनियों की ओनरशिप के हवाले से, डायरेक्टरशिप के हवाले से जो नाम थे वो नज़र आना बंद हो गए। अहमद नूरानी की स्टोरी इसलिए बहुत मुकम्मल है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास डिजिटल एविडेंस मौजूद है। डिजिटल एविडेंस उसे कहते हैं कि जिसको आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है कि उस कंपनी की ओनरशिप ईद से पहले क्या थी और ईद के बाद SCCP के रिकॉर्ड में वो क्या दिखाई जा रही है। और ये एविडेंस इसलिए कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि इसलिए कि इसका फ्रेंसिक हो सकता है, पता चल सकता है कि ये स्टोरी जो ये स्क्रीनशॉट कब का लिया है, वरना फ़ोटोशॉप तो हो ही सकते हैं पेपर, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट का अगर आप फ्रेंसिक कराएँ तो उससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा ये किस दौर की
बात हो रही है, किस तारीख की बात हो रही है। तो अहमद नूरानी साहब अब ये कह रहे हैं कि 5 कंपनियां हैं, उसका रिकॉर्ड टेम्पर किया गया है, और रिकॉर्ड टेम्परिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। इसकी वजह से मुझे याद है कि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में अक्सर कहा करते थे कि ताकतवर लोग जब अहम ओहदों पर फाइज होते हैं तो वो कानून को अपनी खातिर, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक मनव्वर कर लेते हैं। तो इसलिए अब आसिम बाजवा साहब पे भी वही बात सादिक आती है कि वो एक बहुत ही ताकतवर ओहदे पे हैं, बल्कि 2 ओहदों पर हैं, और उसके साथ अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी शख्स पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो जब तक वो प्रूव ना हो जाए वो शख्स मुल्ज़िम रहता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप समझते हैं, और आसिम सलीम बाजवा साहब ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत है, उन्हें अदालत में जाना चाहिए और अहमद नूरानी के ख़िलाफ़ जाना चाहिए, और उसके बाद सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करना चाहिए कि ये इल्ज़ाम कैसे गलत है। और फिर जो मनी ट्रेल उनसे बार बार मांगी जा रही है, जिसका तकाजा हो रहा है, जिसके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं, जिसका ट्विटर पे तमस्खुर भी उड़ रहा है, वो मनी ट्रेल देनी चाहिए। इसलिए कि अब वो इतने अहम ओहदे पे हैं, और उनकी माजी में जो पोस्टिंग है वो भी बड़ी अहम रही हैं। वो DGISPR भी रहे हैं, सदर्न कमांड को भी उन्होंने कमांड किया है, और उसके अलावा CPAC के भी चेयरमैन हैं, और इत्तलात और नशरियात में उनका बड़ा अहम रोल है आजकल के दौर में। तो अब अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो उन्हें अपनी पोजीशन फौरी तौर पर क्लियर करनी चाहिए। मेरा वैसे ज़ाती तौर पर मशवरा यही है कि अगर किसी शख्स के साथ भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इमरान खान जो नए पाकिस्तान की तख्लीक से पहले वाले इमरान खान साहब थे, उनके मुताबिक अगर किसी शख्स पे इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए तो उसे सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपनी पोस्ट से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, ताकि इंसाफ हो सके और इंसाफ होता हुआ नज़र आ सके। तो अब जो है ना, बॉल जो है वो आसिम बाजवा साहब की कोर्ट में है, वो देखिए कि इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती हैं। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ इस सिलसिले में कि अगर उन्हें ये शक है कि अहमद नूरानी ने गलत सबूत पेश किए हैं या बिला वजह के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उन्हें अदालत में ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए कि जब हम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की बात करते हैं तो फिर ये साख सिर्फ उनकी नहीं है, ये इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े इदारे और बड़े काबिल इज़्ज़त इदारे इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। माजी में हमने ये देखा है कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ साहब पे पानामा का इल्ज़ाम आया तो बड़ी शिद्दत के साथ ये मुस्ताफ़ी होने का नारा लगा, और वो नारा बहुत मकबूल हुआ, और उसमें ये भी कहा गया कि अगर किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगता है तो उसका सबूत भी उस शख्स ने ही पेश करना है। और फिर देखिए, आपको याद ही होगा कि सोशल मीडिया पे कितनी ह्यूमिलेटिंग कैंपेन चली थी, और रसीदा कड्डो रसीदा कड्डो। अब ये जो है सूरत हाल कुछ उसी तरह की पैदा हो रही है। इसमें आसिम सलीम बाजवा साहब के लिए वरिंग फैक्टर क्या है? वरिंग फैक्टर ये है कि एक तो ये अहमद नूरानी के दावे के मुताबिक खबर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, उसके शवाहिद, उसके सबूत साथ अटैच हैं और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा इशू बन गया है कि अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ गई हैं। आपने देखा होगा इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात भी आए हैं, और जो है बिलावल भुट्टो ने भी इस पे बात की है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी बात की है, मरियम नवाज़ ने भी बात की है। तो ये अब सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं, बात उन तक महदूद नहीं रही। अब वो जो हम पुराने ज़माने में सुनते थे रसीदा कड्डो, उसका नारा हर एक की तरफ से लग रहा है। ये सूरत हाल उनके लिए यकीनन वरिंग हो सकती है, और अब मामलात इससे ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि पहली रिपोर्ट में कोई इल्ज़ाम नहीं था, अब इस रिपोर्ट में डायरेक्ट बराह रास्त इन्फ्लुएंस का, रिकॉर्ड टेम्परिंग का, रिकॉर्ड डिलीशन का
इल्ज़ाम लगाया गया, अगर ये साबित हो जाता है तो फिर ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है और इससे बचना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए पहली फुर्सत में उनको कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरा, अगर वो मुनासिब समझें तो अपनी पोजीशन से मुस्ताफ़ी हों, इसलिए कि अगर वो मुस्ताफ़ी होकर अपने ऊपर इल्ज़ामात को क्लियर करेंगे और इन सबूतों को गलत साबित करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा एहसन बात होगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि करप्शन का नारा बहुत ज़्यादा लगने लग गया। हमने देखा और के टीवी टॉक शोज़ में कोई भी शख्स किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाता था, अचानक हवा में चंद पेपर लहराता था और कहता था ये सबूत है, ना कोर्ट होता था ना कुछ, और उसको करप्ट मशहूर कर दिया जाता था। और उसके बाद नैब भी हरकत में आ जाती थी, वो कभी उन लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू कर देती थी जो इल्ज़ाम के बुनियाद पर ही होती थी। ये मामला ज़रा मुख्तलिफ होता जा रहा है, इसलिए कि ये ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, इसमें तमाम तर सबूत और शवाहिद पेश किए गए हैं और इसमें जो इल्ज़ामात की संगीनी है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करने की इजाज़त हो, इसलिए कि हमारे टॉक शोज़ में करप्शन का मसाला बड़ा बेचा गया और हर शख्स जो है ना करप्शन के ख़िलाफ़ उसने जहाद का ऐलान किया। अब हमने ये भी देखना है कि इस मौके पे वो मीडिया, उस मीडिया की साख भी इस वक्त जो है वो ज़द पे आई हुई है कि इतनी अहम खबर आई, इतना बड़ा केस आया, इतने ज़्यादा असासाजात आए और अब रिकॉर्ड टेम्परिंग का सबूत भी आ गया। तो क्या मीडिया उसी तरह सलूक करेगा आसिम सलीम बाजवा साहब के साथ जिस तरह वो सियासतदानों के साथ करता रहा है, जिस तरह उनकी ह्यूमिलेशन होती रही है? अगर करेगा तब भी मसला है और अगर नहीं करेगा तब भी मसला है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।